Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich। आज की इस वीडियो में हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक को डिस्कस करते हुए हम सबसे पहले इसके बिजनेस, देन इसके बिजनेस के बाद फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को समझेंगे। इन तीनों चीज़ों को समझते हुए हमें यहाँ पे पता लगेगा कि इस स्टॉक के अंदर हमें यहाँ पे क्या पोटेंशियल्स और क्या स्कोप यहाँ नज़र आता है। जब इन तीनों चीज़ों को हम स्टडी करते हैं तो हम जो भी डिसीजन लेते हैं, चाहे बाय करने का या ना करने का, तो हमें कन्विक्शन होता है अपने डिसीजन के ऊपर। इसीलिए हमें इन तीनों चीज़ों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और हम शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरी कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बिज़नेस को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। उसके लिए मैं इसकी वेबसाइट को यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो वेबसाइट पे जाकर के यहाँ पता चलता है कि ये टायर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है और ये एग्रीकल्चर टायर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें ट्रैक्टर्स हो गया, स्मॉल ट्रैक्टर, 2WD हार्वेस्टर, मूवर, ये सारे मशीन्स का ये टायर मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडस्ट्रियल टायर्स में भी ये JCB, एक्सकेवेटर, कॉम्पैक्ट लोडर, ग्रेडर, इन सारी मशीन्स के ये टायर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। दैन थर्ड जो सेगमेंट है इनका OTR, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग के अंदर जो ट्रक्स, मशीन्स बड़ी बड़ी यूज़ होती है, उनके ये टायर को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये जो बिज़नेस है ये बिल्कुल अलग बिज़नेस है MRF टायर, जो कि दूसरी कंपनी है उसके बिज़नेस से। तो MRF की अगर हम बात करें तो MRF का जो बिज़नेस है वो जो बिज़नेस है वो व्हीकल्स के जो टायर मैन्युफैक्चर करते हैं, वो ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो रोड पे चलते हैं, जैसे पैसेंजर कार, 2 व्हीलर, OTR, ट्रक्स हो गए और ऑटो हो गए, पिकअप हो गए। तो ये सारी मशीन्स हैं जो सारे व्हीकल्स हैं ऑन रोड चलते हैं। वहीं BKT जो टायर मैन्युफैक्चर करता है वो ऐसे टायर मैन्युफैक्चर करता है जो कि कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो ये दो बिल्कुल ही अलग अलग यहाँ पे सेगमेंट है। इसके बिज़नेस को और डिटेल में समझने के लिए हम इसकी प्रेजेंटेशन को खोल लेते हैं। तो सबसे लास्ट में जाकर के अगस्त की जो प्रेजेंटेशन है उस लिंक को मैं यहाँ खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले इसके देखें तो 60 ईयर्स ऑफ ग्रोथ यहाँ पे इनको हो चुकी है और ये सारी चीज़ें हम बाद में स्टडी करेंगे Screen.in की वेबसाइट के ऊपर। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है अपने बिजनेस को लेकर, वो हम एक बार समझ लेते हैं। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस थे थोड़े से यहाँ पे अभी हायर साइड पे हैं, जो अभी 46.6% पे हैं, जो कभी 42.8% हुआ करते थे Q1 FY22 के अंदर। और दे आर एक्सपेक्टिंग सम रिलीफ टू कम इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल के पैसे थोड़े से बढ़ गए, उसके साथ साथ लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उनकी वो भी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है। अभी 14.2% पे स्टैंड करती है, जो कि 7.1 पे स्टैंड किया करती थी Q1 FY22 के अंदर। तो यहाँ से ये Q4, Q3 और अर्ली Q4 के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे यूरोप के अंदर रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ, उसके बाद थोड़े से हीट वेव्स आए, उसके बाद US के अंदर जो इन्फ्लेशन है यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया है, जिसकी वजह से जो डिमांड है यहाँ पे उन्हें थोड़ी सी स्लाइटली बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड में यहाँ पे थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। पर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतर होती हुई नज़र आएंगी जैसे इन्फ्लेशन और सब चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल होंगी। उसके बाद सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि 3,20,000 और से लेकर के 3,30,000 मीट्रिक टन तक इनका जो सेल्स वॉल्यूम फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर रहने वाला है। इसके साथ ये यहाँ पे इन्होंने कैपेक्स, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक्सपेंशन यहाँ लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर ये ब्राउन फील्ड के अंदर एक भुज के अंदर एक ब्राउन फील्ड टायर प्लांट यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसकी जो कैपेसिटी होगी 50,000 मीट्रिक टन पर एनम की होगी और इसका जो अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट है वो 8,000 करोड़। देन एक और यहाँ पे प्लांट कमीशन कर रहे हैं जिसका जो कैपेसिटी होगी 55,000 मीट्रिक टन पर एनम की होगी और 30,000 का एक और यहाँ पे ये प्लांट कमीशन करने वाले हैं। यहाँ इसका जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो 650 करोड़ की रहेगी। एक और यहाँ पे कैपेक्स करने वाले हैं, कैपेक्स ऑन ट्रैक, ये कहाँ पे है ये देखना होगा। उसकी जो कॉस्ट है वो 450 करोड़ की रहेगी। तो 2023 के अंदर ये लगभग 8,614 एंड 19,000 करोड़ की, 1,900 करोड़ की यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंशन यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि दिखाता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी इस बिज़नेस को लेकर के। एक्सपेंडिचर ये इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो और सेल्स भी यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। Q1 के अंदर 83 है और इसको अगर हम कंसीडर करें बाकी 3 क्वार्टर्स के लिए तो 3,20,000 का जो यहाँ पे उम्मीद करी जा रही है वो मैच होती हुई नज़र आ रही है। वॉल्यूम की बात करें, सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो
जो सबसे ज़्यादा इनका वॉल्यूम आता है वो यूरोप से आता है, 49.7% का जो वॉल्यूम है उनके यूरोप से आता है। 19.6% इनका अमेरिका से आता है। तो यूरोप के अंदर जहाँ पे थोड़ा यूक्रेन वॉर और हीट वेव्स की वजह से थोड़ा सा डिमांड यहाँ पे स्क्वीज़ ये बोल रहे हैं हो सकती है। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ी डिमांड स्क्वीज़ हो सकती है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 21.2% एंड 9.6 लगभग 30% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, जहाँ से डिमांड अभी भी आ रही है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे इनके रिजल्ट्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है कि जिनकी डिमांड है वो इसमें यूरोप और रशिया में बेशक थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, पर सेल्स बाकी अदर डिपार्टमेंट से देखेंगे तो हाईएस्ट एवर यहाँ पे नज़र आती है जून क्वार्टर के अंदर। अभी वापस से प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। जैसे यहाँ पे ये लोग फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाए, क्योंकि इन्होंने एक्सपेंशन भी किया है, क्योंकि इन्हें डिमांड यहाँ पे आने वाले टाइम में बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो इन्होंने जो एडवर्टीज़मेंट किया है वो अमेरिका के अंदर देखा जाए तो बिगेट इज़ द ऑफिशियल एंड एक्सक्लूसिव टायर मैन्युफैक्चर ऑफ मॉन्स्टर जैम, कोई इवेंट होगा ये अमेरिका के अंदर, स्पोर्टिंग इवेंट है अमेरिका के अंदर। देन इन्होंने कनाडा के अंदर एक स्पोर्टिंग इवेंट है, वहाँ उसको भी हम ये टाइटल स्पॉन्सर हैं। उसके बाद स्पेन और यूरोप में भी ये टाइटल स्पॉन्सर हैं। इस द ला लीगा करके जो फुटबॉल लीग होती है उसके टाइटल स्पॉन्सर हैं। और बिगेट इज़ द टाइटल स्पॉन्सर फॉर इटालियन श्री बी जो फुटबॉल लीग है, अगेन यहाँ पे ये स्पॉन्सर है। फ्रांस यूरोप के अंदर बात करें तो अगेन ये फुटबॉल लीग के टाइटल स्पॉन्सर हैं। उसके बाद फ्रांस यूरोप की बात करें या तो रग्बी के जो वर्ल्ड कप है उसके भी ये ऑफिशियल टायर स्पॉन्सर हैं, टायर सप्लायर हैं फॉर रग्बी वर्ल्ड कप। यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में जो यहाँ पे बास्केटबॉल होती है यहाँ पे भी उसके प्रीमियम पार्टनर हैं। तो इन्होंने अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर यहाँ पैसा खर्च किया है। ऑस्ट्रेलिया में जो BBL होता है वहाँ भी ये लोग ऑफिशियल जो है टायर पार्टनर हैं BBL के। उसके बाद जो सबसे बड़ा मेजर इवेंट है क्रिकेट में जो इंडिया के अंदर होता है IPL, वहाँ पे IPL के भी यहाँ पे ये ऑफिशियल पार्टनर हैं सारी की सारी क्रिकेट टीम्स के। और इन्होंने हाल ही में इन्होंने अपने जो ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया है उनको रणवीर सिंह को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तो दिखाता है कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी ये लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। एक्सपेंस भी ये कर रहे हैं, 1900 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस नज़र आ रहा है। कुछ प्लान्स नए सेट कर रहे हैं। तो वापस अब चलते हैं इनके बिजनेस के ऊपर, सॉरी स्क्रीन डॉट इन की वेबसाइट के ऊपर। इसके बिजनेस के बाद इसके फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। तो स्टॉक P 28.0 है, क्योंकि इंडस्ट्री P 25.1 है। तो यहाँ पे रिलेट नहीं करते, क्योंकि बाकी जो कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं ऑन जो व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल हैं जो रोड पे चलते हैं, जैसे MRF कंपनी रोड पे व्हीकल चलने वाले व्हीकल के लिए टायर मैन्युफैक्चर करती है। तो स्टॉक पे यहाँ रिलेट नहीं करते। इसको हम कंपेयर करना है तो हम खुद से ही इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी 5 ईयर PE को देखा जाए तो 5 ईयर PE के नीचे ये ट्रेड कर रहा है करंट PE। 10 ईयर की बात करें तो 10 ईयर से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर से भी नीचे चल रहा है। तो PE यहाँ पे अभी हाँ ठीक है नज़र आता है वैल्यूएशन के हिसाब से। क्वार्टरली रिजल्ट्स इनमें सेल्स जो है इनकी हाईएस्ट एवर सेल्स है, पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा स्क्वीज़ हुआ है, थोड़ा सा कम यहाँ पे है। उसके पीछे जो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है और जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है थोड़ी सी घटी है, उसके पीछे ये रीजंस है जिसका इम्पैक्ट यहाँ थोड़ा नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिला है। पर जैसे ही रॉ मटेरियल के प्राइसेस यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर के अंदर इस ईयर में कम होते हुए नजर आएंगे, तो वैसे ही इनके नेट प्रॉफिट भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो 2011 के बाद से कंसिस्टेंटली इन लोगों ने ग्रो किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% पे स्टैंड करता है। नेट प्रॉफिट भी लगातार कंसिस्टेंटली इनका ग्रो हुआ है। कंपाउंडेड सेल्स में देखें तो 11% से कंपाउंड हुई है। 10 ईयर्स में सेल्स 1737। तो जो सेल्स भी यहाँ पे अच्छी ग्रो हो रही है, प्रॉफिट भी यहाँ अच्छा ग्रो हो रहा है, स्टॉक प्राइस CAGR भी यहाँ अच्छी ग्रो हो रही है। लास्ट 1 ईयर के अंदर -11% है, जो कि दिखाता है कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने की। बैलेंस शीट में देखें तो लगातार इनके रिजल्ट बढ़ते जा रहे हैं और बोरोइंग्स थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ी हैं इस क्वार्टर के इस साल लास्ट ईयर के अंदर, पर पहले भी बोरोइंग्स यहाँ पे बढ़ी थी। उसके बाद इन्होंने इसको मैनेज किया कम करते हुए 871 तक भी आए थे। अगेन यहाँ पे इन्होंने बोरोइंग लिए तो फ्यूचर में, क्योंकि अभी एक्सपेंड कर रहे हैं तो फ्यूचर में ये बोरोइंग्स को भी कम करते हुए नजर आएंगे। कैश इनका लगातार आ रहा है, कोई बैड डेट नहीं हो रही है, ये भी अच्छी यहाँ पे पॉइंट है। शेयर होल्डिंग भी कंसिस्टेंट है प्रोमोटर्स की। FII के पास यहाँ पे 14.30%, DI के पास 11.7 है, पब्लिक के पास 16.24 है, जिसमें 3.87 एंड 1% SDFC और लाइफ इंश्योरेंस के पास है 314 और लगभग 5। तो पब्लिक के पास 11% की शेयर होल्डिंग बचती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, बिजनेस में ग्रोथ भी यहाँ अच्छी है क्योंकि एक्सपेंड कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। तो इसके बाद इसके टेक्निकल को भी हम समझ लेते हैं। उसके लिए हम इसके चार्ट को खोल लेते हैं। बिगेट इंडस्ट्रीज़ का चार्ट मैंने यहाँ ओपन कर लिया था। सबसे पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं कि इसका जो टॉप था उससे कितना ही लो आया था। तो अपने टॉप से 37% ये लो था, उसके बाद से ये वापस से ऊपर चलना शुरू हुआ। एक ट्रेंड में ये चल रहा था, तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये चल रहा था और यहाँ पे उसने थोड़ा सपोर्ट भी लिया। उसके बाद पिछले 3-4 सेशंस के अंदर ये थोड़ा नीचे भी आया है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ इन्वेस्ट करने की। तो इसका अगर सपोर्ट लेवल की बात करें, सपोर्ट लेवल मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ कहाँ पे हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आती है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो नज़र आती है वो इस लेवल पे नज़र आती है, जहाँ से इसने सपोर्ट लेकर के ऊपर गया भी था। तो फर्दर अगर इसमें अगर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी डिमांड की बात की जा रही है कि यहाँ पे डिमांड थोड़ी सी स्क्वीज़ हो सकती है यूएस और यूरोप कंट्रीज़ के अंदर। तो अगर फर्दर नीचे आएगा तो 8.44% से ये नीचे आ सकता है। पर यहाँ से क्योंकि 2 कैंडल्स यहाँ पे बनी है, ग्रीन कैंडल्स, और इसको डिस्कस करने के पीछे जो रीजंस है कि वो रीजंस क्या है कि यहाँ पे जो अगर इसका आप RSI देखेंगे तो RSI 30 के आसपास यहाँ नज़र आ रहा है, और RSI के बाद अगर इसका 200 DMA डे मूविंग एवरेज देखेंगे तो उसके नीचे भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बेहतर हैं। और अगर इसका पोटेंशियल गेन की अगर हम बात करें करंट प्राइस से, तो कितना गेन हो सकता है, नेक्स्ट लेवल अभी जो इसने रिसेंट हाई बनाया था उसको लेकर के देखें तो 19% तो यहाँ तक नज़र आता है। अगर इसको हम लाइफ टाइम हाई तक भी रखें तो लाइफ टाइम हाई तक कितना गेन नज़र आता है, तो लाइफ टाइम हाई तक गेन की बात करें तो 32% का यहाँ पे लाइफ टाइम हाई तक गेन नज़र आता है। और ये सब चीज़ें डिस्कस करते हुए मैं अगेन कहूँगा, ये मेरी कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बाय करेंगे। मेरा सजेशन आपको ये होगा कि अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में इसमें सोचते हैं तो इस लेवल पे आके आप फुली इन्वेस्टेड ना रहें, थोड़ा पैसा बचा के रखें, क्या कि फर्दर अगर ये डाउन जाता है तो इस लेवल पे आप बाइंग कर सकें, उसके बाद अगर डाउन जाता है तो इस लेवल पे आकर के आप बाइंग कर सकें, यहाँ ताकि आप एवरेज आउट कर सकें। और अगर इस लेवल से ऊपर चलना शुरू होता है, इस लेवल से ऊपर ही चलता है, तो फिर आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। इस लेवल पर आके आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और इस लेवल तक भी आप इसको रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वापस से मैं इसके फाइनेंशियल्स को एक बार खोल लेता हूँ। तो फिक्स्ड एसेट टोटल जो कंपनी के अभी हैं 4000 के यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स हैं, जहाँ पे कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस 12000 का चल रहा है। तो लगभग जो 25% से यहाँ पे इनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब 25% से कैपेसिटी इनकी इंक्रीज़ होगी तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट के ऊपर, सेल्स के ऊपर भी यहाँ देखने को मिलेगा। पर अभी क्योंकि एक्सपेंशन फेज़ में है तो इसलिए इनके जो प्रॉफिट है थोड़े से, हर एक कंपनी के जब एक्सपेंस फेज़ में वो होती है तो प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि वो लोग जो भी इनका खर्चा होता है वो सब इस बैलेंस शीट के अंदर वो इंक्लूड कर लेते हैं और उसका जो प्रॉफिट देखने को मिलता है वो इन फ्यूचर देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो गेन है आप 32% तक भी आराम से रख सकते हैं, या हाई तक तो जाएगा, उसके बाद भी आगे चलता चला जाएगा। क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं इस कंपनी के पास्ट के कुछ सालों के अंदर आप देख सकते हैं स्टॉक ने अच्छे से परफॉर्म किया है, रिजल्ट्स भी इसके लगातार ग्रो होते हुए नज़र आए हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस, माइनिंग या इंडस्ट्रीज़ जो हैं लगातार नए नए इक्विपमेंट, नई नई मशीन्स को यूज़ करने पे हैं, तो ग्रोथ भी यहाँ नज़र आती है, सारी चीज़ें यहाँ बेहतर नज़र आती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको स्टडी लर्निंग्स जो है पसंद आई होंगी। तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम सब मिल करके इस जर्नी में रिच बन सकें और लर्न कर सकें, अपनी स्किल्स को अच्छा इंप्रूव कर सकें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।